हाँ यार, कैसे हो? और तुम लोग यार अच्छे ही हो गए यार। चलो यार, एक जल्दी से ना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं ना। जल्दी से प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या क्या है? क्वेश्चन का नाम है यार, फाइंड ओरिजिनल एरे फ्रॉम डबल एरे। ठीक है। तो मैं जल्दी से तुम्हें एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट जल्दी से पढ़ देता हूँ, ठीक है, फिर हम जल्दी से इनपुट पे पहुंच जाएंगे। तो प्रॉब्लम कह रहा है, एन इंटीजर एरे ओरिजिनल इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ डबल एरे changed by appending the twice the value of every element in original and then randomly shuffling the resulting array। ठीक है। मैं तुम्हें जल्दी से पहले इनपुट बता देता हूँ, फिर मैं स्टेटमेंट हम पहुंच जाएंगे क्या कह रहा है स्टेटमेंट। तो यार इनपुट कुछ ऐसा है ना कि इनपुट एक एरे दी हुई है जिसके अंदर कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, कुछ वैल्यू पड़ी हुई है। अब ये कह रहा है, और आउटपुट आउटपुट है ये आउटपुट है। अब क्या कह रहा है ना इनपुट, मैं तुम्हें बताता हूँ। इनपुट ये कह रहा है कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, एक एरे पड़ी हुई है, उसमें कुछ वैल्यू पड़ी हुई है। और उस वैल्यू में क्या है ना, हम उस पहले एक एरे थी, उसमें कुछ वैल्यू पड़ी हुई है। और उस वैल्यू में, उस एरे में ऐसी भी वैल्यू पड़ी है जो उन पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन भी है। सपोज करो तुम्हारी एरे में वैल्यू पड़ी है 134। ठीक है, 134 पड़ी हुई है। और ये 268 इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन है 2 के साथ। देखो, 1 का मल्टीप्लीकेशन अगर तुम 2 के साथ करोगे तो 2 आएगा जो कि इस एरे में प्रेजेंट है। 3 का मल्टीप्लीकेशन तुम करोगे 2 के साथ तो वैल्यू क्या आएगी 6, जो कि इस एरे में प्रेजेंट है। 4 का भी मल्टीप्लीकेशन तुम 2 के साथ करोगे तो 8 आएगा, जो कि इस एरे में प्रेजेंट है। तो वो यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक एरे थी जिसमें कुछ वैल्यू पड़ी हुई थी। स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू पड़ी थी। स्टार्टिंग में ये वैल्यू पड़ी हुई थी, ठीक है, ऐसा एज्यूम करो। और उसी एरे में उन स्टार्टिंग वैल्यूज का ट्वाइस पड़ा हुआ है। ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू पड़ी है। और हमें आप जो है वो जो पुरानी एरे पड़ी थी, जो पुरानी एलिमेंट पड़ी थी एरे में, वो ला के दे दो, हमें वो दे दो बस। हमें वही आंसर हमारे दे दो। तो वही आंसर हमारा क्या होगा, 134। देखो, एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूँ ना, स्टेटमेंट देखो तुम समझ जाओगे। एन इंटीजर एरे ओरिजिनल इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ डबल एरे। कुछ एरे था, वो ट्रांसफॉर्म इनटू डबल एरे में चेंज हुआ बाय अपेंडिंग ट्वाइस द वैल्यू ऑफ एवरी एलिमेंट इन ओरिजिनल। ये 134 ओरिजिनल एरे में पड़ा हुआ था, ऐसा समझो। एंड देन रैंडमली शफलिंग द रिजल्टिंग एरे। अब क्या है कि ओरिजिनल एरे में जो पड़ा हुआ था वो, और मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो पड़ा है 268 वो, ये दोनों शफल हैं, आपस में मिक्स हैं, इनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है ना कि हमें ये ओरिजिनल एरे ला के दे दो भाई। आप हमें ओरिजिनल एरे ला के दे दो, ठीक है, हमें ओरिजिनल एरे ला के दे दो। देखो ये कह रहा। और इसमें एक और कंडीशन है, गिवन एन एरे चेंज रिटर्न ओरिजिनल इफ चेंज इज डबल एरे। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर अगर ये डबल एरे हो रही है, मतलब अगर 134 के ट्वाइस इसमें अगर प्रेजेंट है 268 अगर इसमें प्रेजेंट है, तो ही हमें ये ओरिजिनल ला के दो, तो ही हमें ये ओरिजिनल आंसर चाहिए। अदरवाइज तुम हमें खाली एरे दे दो। इफ चेंज इज नॉट ए डबल एरे, रिटर्न एन एम्प्टी एरे। द एलिमेंट इन ओरिजिनल मे बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। देखो, एक बार सेकंड इनपुट देखते हैं ना, सेकंड इनपुट देखते हैं। सेकंड इनपुट के हिसाब से देखो, तुम्हारे पास कुछ एलिमेंट पड़े हुए चेंज में। अब मैं ओरिजिनल को अपने मानता हूँ, मेरे ओरिजिनल में 0 और 1 पड़ा होगा, मान लेता हूँ, ठीक है। इसमें भी मान लिया था कुछ भी, इसमें भी मान लेता हूँ 0 1 पड़ा था। तो 0 का मल्टीप्लीकेशन अगर आप 2 के साथ करते हो तो 0 आएगा, जो कि देखो यार इस एरे में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, कहीं भी नहीं प्रेजेंट है। 1 का मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हो 2 के साथ, 1 का मल्टीप्लीकेशन करते हो 2 के साथ, तो 2 भी तो कहीं नहीं प्रेजेंट है यार इस एरे में। हाँ, लेकिन आप 3 का देखो, 3 का मल्टीप्लीकेशन अगर करते हो यार आप 2 के साथ, तो 6 सिर्फ एक एलिमेंट का प्रेजेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट का प्रेजेंट है। और हमें एक एलिमेंट का नहीं चाहिए, हमें कम से कम ये इंश्योर करना होगा कि अगर हमारे पास 4 एलिमेंट है एरे में, तो हमें इंश्योर करना होगा कि कोई 2 ऐसे एलिमेंट हो, कोई 2 ऐसे एलिमेंट बने, ठीक है। हमें ये इंश्योर करना है, क्योंकि ये कंडीशन भी दी हुई है कि अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हमें जो है, हमें एम्प्टी एरे रिटर्न करना होगा। उस केस में हमें एम्प्टी एरे रिटर्न करना होगा। तो यार तुम्हें एक लॉजिक तो समझ में आती है। देखो, एक पॉसिबल लॉजिक क्या बन सकता है यहाँ से, बेस लॉजिक ये बन सकता है कि अगर मेरा मेरा जो एरे है, सपोज करो मेरा जो एरे है, अगर उसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट पड़ा है, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए पहले बेस कंडीशन वाली कंडीशन बता देता हूँ, ठीक है। अगर सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा है तो उसका तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसमें जो है, अगर तुम्हारे चेंज एरे में सिर्फ 1 पड़ा है, सिर्फ 1 पड़ा होगा, तो इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है को आंसर आने की, आउटपुट कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसका डबल भी एरे में नहीं प्रेजेंट है। अगर सपोज करो तुम्हारे चेंज एरे में 1 पड़ा है, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन अगर तुम 2 के साथ करते हो 2,
जो कि अगर तुम्हारे चेंज एरे में प्रेजेंट है ही नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारा नहीं है डबल एरे, चेंज इज नॉट ए डबल, अगर नहीं है डबल एरे, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर देना। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, रिटर्न एक एम्प्टी एरे मैंने बनाई, ठीक है, और उसे मैंने रिटर्न कर दी। देखो हो गया ना काम। और एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है, अभी एक और कंडीशन है, वो ये है। देखो सपोज करो तुम्हारी जो एलिमेंट है, तुम्हारी जो चेंज एरे है, ठीक है, अगर ये यार ये ऑड लेंथ की निकल गई, अगर ये ऑड लेंथ की निकल गई, तो यार तुम ये बताओ, तुम आधी एलिमेंट तो ला ही नहीं पाओगे। सपोज 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 मैं बताता हूँ कैसे। सपोज ये है कि जैसे कि 1 3 4 2 6 8 और 7 है, ठीक है। ये मेरे कितने एलिमेंट है, इसमें है मेरे 7 एलिमेंट है, ठीक है। 1 के करस्पॉन्डिंग 2 प्रेजेंट है, ठीक है, 1 के करस्पॉन्डिंग 2 प्रेजेंट है, 2 के करस्पॉन्डिंग 4 प्रेजेंट है। मैंने यही दिया है, सॉरी मैंने गलती हुई, यहाँ पे 3 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 1 के करस्पॉन्डिंग 2 प्रेजेंट है यहाँ पे, 3 के करस्पॉन्डिंग 4 प्रेजेंट है, ठीक है, और इस 3 के करस्पॉन्डिंग 6 प्रेजेंट है, सॉरी 3 के करस्पॉन्डिंग 6 प्रेजेंट, 1 के करस्पॉन्डिंग ये वाला 2 प्रेजेंट है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये 1 के करस्पॉन्डिंग ये 2 प्रेजेंट था, ठीक है। इस 3 के करस्पॉन्डिंग ये 6 प्रेजेंट है, और इस 4 के करस्पॉन्डिंग ये 8 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनका काम तो हो गया, इनका काम तो हो गया, इनके में तो आंसर हमने ला दिया कितना, 134, ओरिजिनल एरे बता दी 134 है, और ये जो एलिमेंट है ये इनके मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन ये 7 देखो, ये 7 का क्या होगा, 7 × 2 14 तो प्रेजेंट ही नहीं है इस एरे में। तो यहाँ से एक और लॉजिक निकल के आता है कि अगर तुम्हारे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट पड़े हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तुम्हारे एरे में, ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो उनके तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे आंसर, उनकी ओरिजिनल तो तुम बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमेशा एक एलिमेंट छूट जाएगा, हमेशा एक एलिमेंट छूट जाएगा जिसका मल्टीप्लीकेशन एरे में नहीं प्रेजेंट होगा। तो उस केस में तुम्हें यही करना है, यहाँ पे ये लगा देना लॉजिक, अगर तुम्हारा लेंथ मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0 है, देखो ये हो गया ना, ये तुम्हारा बेस कंडीशन था जो कि तुम्हारा हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो यार, मैं पहले से फॉर लूप से अप्रोच कर रहा था स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन फॉर लूप से हुआ नहीं, क्योंकि बाद में कंस्ट्रेंट मैंने देखा, कंस्ट्रेंट भाई साहब को मैंने देखा, फिर मुझे पता चला कि फॉर लूप तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, 10⁹ इंस्ट्रक्शन लेता है, ये 10⁵ करना है। फॉर लूप के से मेरा 50% टेस्ट केस चल रहा था, पूरा चल ही नहीं रहा था, तो ये कुछ फॉर लूप का केस था, ठीक है। फिर मैंने इसे दूसरे अप्रोच किया, अप्रोच थी काउंट शॉट लगाई मैंने। अब काउंट शॉट से हम कैसे इसे आप सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं ना, हम जल्दी से देखते हैं काउंट शॉट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इस एरे में जितने भी एलिमेंट पड़े हैं मैंने उनकी फ्रीक्वेंसी निकाली। देखो मैंने तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, अभी ये नहीं दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे कि 1 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1, 4 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1, 2 की फ्रीक्वेंसी 1, 6 की फ्रीक्वेंसी 1, 8 की भी फ्रीक्वेंसी 1, ये सारे एलिमेंट एक बार आए हुए हैं। तो मैंने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना ली, और उस फ्रीक्वेंसी एरे की साइज मैंने बता दी कि इस एरे में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट 8 है, उसकी +1 उसकी साइज होगी। मतलब मैंने एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाई, जैसे कि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट है 8, तो मैंने एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाई, तुम देख सकते हो, ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी एरे बनाई, और ये इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4, 8 हमारा मैक्सिमम एलिमेंट था, तो मैंने 9 साइज की एक फ्रीक्वेंसी एरे बना ली, और मैंने सबकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी निकाल दी। 1 की कितनी थी फ्रीक्वेंसी 1, तो 1 इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग मैंने उसकी वैल्यू भी रख दी 1। ऐसे 2 की भी फ्रीक्वेंसी थी 1, तो 2 इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग मैंने उसकी वैल्यू रख दी, फिर 3 इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू, फिर 4 इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू। मतलब मैंने क्या किया, मैंने सारे जितने भी एलिमेंट थी सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल दी, बस इतना काम किया मैंने, और कुछ नहीं किया। और अभी के लिए तुम ये मानो कि हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी सॉर्ट से मतलब है, सॉरी हमें सिर्फ काउंट सॉर्ट से मतलब है, हम एक एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल दे जाएंगे और उसी से हमारा आंसर आएगा, हमें बस इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। और ये खाली जो स्पेस है वहां 0 पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसका आंसर तो, इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, इस क्वेश्चन का आंसर तो 134 है ना, इस क्वेश्चन का आंसर तो 134 है ना, और हम अभी इसी के लिए सॉल्व करते हैं, तो मैंने आंसर यहाँ लिख लिया है 134। अब मैं ये कैसे ला रहा हूँ तुम वो देखो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं इस पर ट्रैवर्स करना स्टार्ट करता हूँ, इस काउंट शॉट की इस फ्रीक्वेंसी एरे पे, मैं इस फ्रीक्वेंसी एरे पे ट्रैवर्स करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं ट्रैवर्स करते समय ये कहूँगा, ये इंश्योर करूँगा कि अगर मेरा जहाँ पे 1 आता है,
जहाँ पे मेरा 1 आएगा, जिस इंडेक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरी 1 पड़ी रहेगी, मैं क्या करूँगा, मैं ये चेक करूँगा क्या वहाँ पे वैल्यू कुछ पड़ी हुई है, पॉजिटिव वैल्यू, हाँ यहाँ पड़ी है जैसे 1। मैं ये इंश्योर करूँगा कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है ये इंडेक्स की, अगर इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 2 के साथ तो हम इस इंडेक्स पे पहुँचेंगे। तो मैं ये इंश्योर करना है हमें कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 जो इंडेक्स आता है, उन दोनों इंडेक्स पे क्या पॉजिटिव वैल्यू पड़ी है, अगर हाँ पड़ी हुई है, अगर हाँ तो उन दोनों पॉजिटिव वैल्यू को हम एक एक करके डिक्रीज करेंगे और जो हमारी पहली पर्टिकुलर इंडेक्स थी उसको हम अपेंड करवा लेंगे अपने आंसर में। देखो बस यही कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 0 पे इंडेक्स पे पहुंचा, यहाँ पे वैल्यू पड़ी 0, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ उस इंडेक्स पे मतलब है जहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, मैं आगे बढ़ा 1 पे गया, 1 इंडेक्स पे गया, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली 1। मैं क्या कह रहा हूँ, 1 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है 1, मैं 1 इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 2 के साथ तो मैं पहुंचूंगा कहाँ, 2 इंडेक्स पे। फिर यहाँ पे वैल्यू पड़ी है 1, दोनों जगह वैल्यू पड़ी है 1, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ जहाँ पे 1 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी 1 वहाँ पे भी 0 करता हूँ, और 1 इंडेक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंडेक्स में जो पहुंचा वहाँ पे वैल्यू पड़ी है 1, तो इन दोनों को मैं 0 0 बना देता हूँ, इतना काम करता हूँ और 1 को अपने आंसर एरे में डाल देता हूँ। पहली वाली जो पुरानी वाली इंडेक्स थी, ये वाली नहीं डालूंगा, इसे नहीं डालूंगा सर, मैं इसे डालूंगा जो सबसे पहले अप्रोच हुई। ठीक है, यही काम करना है, यही काम करना है। मैं फिर आगे बढ़ा, मैं 2 पे गया, 2 इंडेक्स पे मिली मुझे 0, कोई मतलब ही नहीं है मुझे, मुझे उस इंडेक्स पे मतलब है जहाँ पे हमारी वैल्यू पड़ी है। ठीक है, मैं पहुंचा 3 पे, 3 पे पहुंचा तो मुझे वैल्यू मिली 1, यहाँ पे वैल्यू मिली 1। अब मुझे इस पर्टिकुलर इंडेक्स का मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, किया मैंने, आया 6। अब मुझे ये इंश्योर करना है क्या ये दोनों वैल्यू जो है पॉजिटिव है, क्या दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, हाँ है। मैं इन दोनों पोजीशन को 0 0 करता हूँ, 3 को भी मैंने कह दिया भाई साहब आप भी 0, और ये 3 बहन को भी कहता हूँ आप भी 0। ठीक है, दोनों को कह दिया मैंने 0 0, और फिर मैंने इस 3 को अपने आंसर में डाल दिया। देखो पहले भी वही कर रहा था ना, अभी वही काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, जो पहली वाली अप्रोच ही मिली उसको कर रहा, ये बाद वाली को नहीं करना मुझे। 5 पे फिर मैं किस पे गया, 4 पे गया। ठीक है, 4 पे गया, 4 पे गया, 4 पे क्या मुझे वैल्यू मिली, 1 मिली। ठीक है, और 4 के भाई साहब बहन जी कहाँ है, 8 है ना, मतलब 4 का इंडेक्स मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 कितना हुआ, 8 आया, दोनों पे वैल्यू पड़ी है 1। इन्हें भी 0 बनाता हूँ और इनको भी 0 बनाता हूँ, इन्हें भी 0 बनाता हूँ, और वही काम करता हूँ, ये 4 पे यहाँ डिपेंड करवा देता हूँ जो पुरानी वाली वैल्यू मतलब जो लेटेस्ट में हमें मिली थी, और बाकी ये सब जगह तो 0 0 था ही। देखो, और इतना करने के बाद अगर हमारा ये सारे 0 हैं, अगर ये हमारे सारे 0 आ गए, ठीक है, तो हम इस आंसर एरे को रिटर्न करवा देंगे। ये लॉजिक है। अगर ये हमारे आंसर एरे में अगर ये सारी 0 वैल्यू हो गई, सारी फ्रीक्वेंसी हमारी 0 हो गई, फ्रीक्वेंसी एरे जो हमने बनाई थी, जो हमने फ्रीक्वेंसी एरे बनाई थी, उसके हर इंडेक्स पे अगर ये सारे 0 0 0 ही पड़े हैं तो हमें सिर्फ ये आंसर रिटर्न कर देना है, और अगर ये 0 नहीं पड़े हैं तो उस केस में हमें एक एम्प्टी एरे रिटर्न करना होगा। ये लॉजिक है, सिंपल ये लॉजिक है। तुम इसको किसी भी टेस्ट केस पे चला लो, तुम इस लॉजिक को किसी भी टेस्ट केस पे चला लो, सब पे परफेक्ट चलेगा, इस पे भी चलेगा, इस पे भी एकदम परफेक्ट चलेगा। 6301 6301 के केस में भी तुम देखो, 6301 इस केस में देखो, तुम सबके इंडेक्सेस तो निकाल लोगे, लेकिन तुम इसकी करस्पॉन्डिंग सबको 0 नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसमें भी वही करूँगा, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 6 है, तो मैं 6 के करस्पॉन्डिंग एक एरे बना लूँगा, 6 + 1 की करस्पॉन्डिंग, मतलब साइज होगी मेरी 7, कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी, 5 6, 0 के करस्पॉन्डिंग है 1, 0 के करस्पॉन्डिंग 1, 1 के भी करस्पॉन्डिंग 1, 3 के करस्पॉन्डिंग 1, 6 के करस्पॉन्डिंग भी 1। लेकिन तुम ये देखो, ठीक है, 0 के करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, क्या आया हमारा 1 है, ठीक है, हम जहाँ पे 1 आएगा उससे बात करेंगे। 0 का मल्टीप्लिकेशन किया 2 के साथ, कहाँ पे आया 0, फिर से 0 पे आया, क्या मिला 1 मिला। तो इस केस में देखो ये तो पहले उसी इंडेक्स पे आ गया, तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, इसे हम 0 बना सकते हैं। ठीक है, और इसे अपने आंसर एरे में भी डाल सकते हैं हम, अभी के लिए तो मान लो, ठीक है, ये 1 है, मान लिया हमने 0। आगे बढ़े हम 1 पे पहुंचे, 1 के इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 1, इसका मल्टीप्लिकेशन किया इंडेक्स का 2 के साथ,
किस इंडेक्स पे पहुंचे 2। अब क्या कि 2 पे 1 है नहीं है, तो अगर अगर 0 मिला तुम्हें, अगर तुम्हारी ये कंडीशन फेल हुई तो फिर तुम 1 से भी बात नहीं करोगे, तुम्हें 1 से भी बात नहीं करनी है। फिर 2 पे गए, 2 के करस्पॉन्डिंग भी हम करेंगे, तो 2 पे तो 0 पड़ा है, इससे भी बात करना है। 3 पे गए, 3 के करस्पॉन्डिंग 6 मिला, ठीक है, 3 के करस्पॉन्डिंग 6 मिला, तो हमने इसे भी 0 कर दिया और हमने इसे भी 0 करवा दिया। तो अब तुम्हारी जो लेटेस्ट एरे होगी ना, उसमें इस 1 के करस्पॉन्डिंग देखो, इस 1 के करस्पॉन्डिंग 1 पड़ा ही रहेगा, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 पड़ा ही रहेगा। और सब सारे केस में से तो 0 हो गया है, और सारे केसेस में तो 0 कर दिया। इस 3 को 0 बना दिया इसने, 6 को 0 बना दिया, ठीक है। 0 ने इसे 0 मान लिया, इसे 0 बना दिया, खुद का मल्टीप्लाई किया, उसे भी 0 पहुंचा, 1 1 तो कह दिया। लेकिन ये देखो 1 का मल्टीप्लिकेशन किया तुमने 2 के साथ, तो तुम 2 इंडेक्स पे पहुंचे। लेकिन इस 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है? वैल्यू पड़ी है? नहीं पड़ी है ना, 0 पड़ी है ना। तो तुम ना इसे 0 बना पाओगे ना इसे कुछ कर पाओगे, दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये 1 का 1 ही खड़ा रह जाएगा। और अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी एरे में कोई एक पोजीशन पे भी वैल्यू पॉजिटिव मिली, तो उस केस में तुम्हें क्या रिटर्न करना है? एम्प्टी एरे। और अगर तुम्हारी सारी वैल्यू 0 पड़ गई, तो जो तुमने आंसर में वैल्यू डाली थी ना, वही रिटर्न कर दो 134, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बस इतना सिंपल सा लॉजिक है। इसको मैं कोड में कन्वर्ट करता हूँ, जल्दी से कोड में करता हूँ ना। मैं क्या करता हूँ, पहले हम सबसे पहले, और मैं तुम्हें बताता भी जाता हूँ मैंने क्या क्या अप्रोच की। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैक्सिमम एलिमेंट निकाले, एक फ्रीक्वेंसी शॉर्ट बनाई, और उस फ्रीक्वेंसी काउंट शॉर्ट बनाई, और सारी एलिमेंट जो पड़े थे सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल दी। बस इतना काम किया ना। जल्दी से पहले इतना काम करते हैं, एक मैक्सिमम एलिमेंट लेते हैं 0 के नाम से, और फॉर लूप चलाता हूँ, और जल्दी से यार सिंपल तरीके से मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेता हूँ चेंज एरे का। कर दिया, मैक्सिमम निकाल दिया। अब फ्रीक्वेंसी एरे बनाते हैं ना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक एरे बनाते हैं जल्दी से, और साथ के साथ एक आंसर एरे बना लेते हैं। आंसर हमेशा मेरा जो लेंथ है उसका डिवाइड बाई 2 होगा। हमेशा मेरा डबल हो रहा है ना, डबल एरे भी चाहिए, तो डबल एरे चाहिए तो ओरिजिनल एरे उसका आधा ही होना है ना। तो मतलब अगर 6 एलिमेंट है तो पक्का उसका आंसर 3 एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट ही होंगे। तो एक आंसर एरे बना लेता हूँ साथ साथ, जिसमें मैं अपनी वैल्यू स्टोर करवाते जाऊँगा। ये कर दिया मैंने, और एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेता हूँ जिसमें मैं हर पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर करवाते जाऊँगा। और इसकी साइज़ क्या होगी? साइज़ होगी मैक्सिमम प्लस 1, ये दिमाग में याद रखना ना, मैक्सिमम प्लस 1 कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एक एलिमेंट उठाता हूँ। कहाँ से उठाया? चेंज एरे से। स्पेलिंग तो सही है ना यार? हाँ सही है। फ्रीक्वेंसी एरे में जहाँ जहाँ पे भी नंबर मिलता है, जहाँ जहाँ पे मिलता है ऐड करते जाओ। ये वाले लॉजिक से, इस पर्टिकुलर लॉजिक से ये काम हो जाएगा, ये हमारा ये वाला काम हो जाएगा। इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग उसकी जो वैल्यू है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम चक्कर, वो सेट हो जाएगी, ठीक है, इस वाले लॉजिक से। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक आंसर एरे में मुझे वैल्यू स्टोर करनी होगी ना, आंसर एरे में ये आंसर एरे बनाना होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक आईडी वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट आईडी, सॉरी, एक आंसर एरे चाहिए होगा ना मुझे, जिसमें अपनी वैल्यू स्टोर करूँगा। तो आगे ट्रैवर्स भी करना होगा, तो उसकी इसके लिए मैं एक आईडी ले लेता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ आईडी, जो मेरा आगे ट्रैवर्स होगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी शॉर्ट पे काम करते हैं। अब मेरा फाइनल स्टेप क्या है, एक एक इस फ्रीक्वेंसी एरे को ट्रैवर्स करना, और जहाँ जहाँ 1 मिलता है उसको उठाओ, उसके इंडेक्स को उठाओ, उसके इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन करो 2 से, ये इंश्योर करो क्या वो दोनों पॉजिटिव है, अगर है तो दोनों को एक एक कम करो, और जो पहले मिला उसको आंसर में डाल दो। बस इतना काम, ठीक है, वही करेंगे। ये देखो कोड में भी वही करेंगे। फॉर लूप स्टार्ट की,
फॉर लूप स्टार्ट की और हमने क्या किया, हाँ ये कंडीशन चेक करनी है ना, दोनों पॉजिटिव है कि नहीं पहले, तो उस कंडीशन के लिए मैंने एक वाइल की लूप लगा ली। वाइल अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, एंड आई इंटू टू अगर वो लेस देन है फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ है। कभी कभार क्या होगा, सपोज करो तुम्हारे पास ये टेस्ट केस है, मैं यहाँ छोटा सा मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज करो तुम्हारे पास ये टेस्ट केस है 1 2 7, ठीक है, 1 2 7। अब तुम क्या कर रहे हो, 1 की करस्पॉन्डिंग तुम्हें 2 मिल गया, ठीक है, तो ये दोनों 0 0 होगा। लेकिन तुम 7 के करस्पॉन्डिंग तुम्हें कुछ नहीं मिला, 7 के करस्पॉन्डिंग सिर्फ तुम्हें एक वैल्यू मिली, ठीक है ना, 7 इंटू 2 है। लेकिन तुम जो है एरे में तुम क्या इंश्योर कर रहे हो, तुम क्या बार बार इंश्योर कर रहे हो कि 1 की जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो वाले इंडेक्स पे पहुंच रहे हैं, जा रहे हो कि नहीं। जैसे 1 तो है ही, तो 1 के मल्टीप्लिकेशन किया तुमने 2 के साथ, तो तुम 2 इंडेक्स पे भी पहुंच रहे हो। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हो ना, 1 का चेक किया 1 मिला, 1 इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन किया तुमने 2 के साथ, तो तुम 2 इंडेक्स पे गए जहाँ तुम्हें 1 मिला। तो मतलब तुम मल्टीप्लाई करके उस इंडेक्स पे भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हो ना। तो वैसे ही इसके 7 के केस में भी 7 का मल्टीप्लिकेशन तुम 2 के साथ करोगे और 14 वाली इंडेक्स पे पहुंचने की कोशिश करोगे, जो कि प्रेजेंट ही नहीं प्रेजेंट है। लेकिन तुम अगर इसको कोड में करोगे तो ये तो तुम्हारा टीएलई नहीं, ये तो तुम्हारा रन टाइम एरर दे देगा ना। तुमने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कर दिया, वो रेंज के बाहर चली गई। तो मतलब क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ तो कितनी साइज की थी, इस वाले केस में तो 3 साइज की थी ना, तो 3 साइज की थी, नहीं 3 साइज की नहीं, इस वाले केस में तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की साइज कितनी होगी, 7 मैक्सिमम एलिमेंट है ना, तो 8 होगी, मैक्स टू मैक्स 1 तो 7 तक जाएगी, 0 से 7 तक जाएगी। और तुम चाहिए तुम्हें 7 इंटू 2 14, जो इस रेंज से बाहर है, तो उस बेसिस पे तो तुम्हारी ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चली गई। तो उस केस के बचने के लिए मैंने ये लॉजिक लगाया कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई इंटू 2 वो हमारा इंश्योर होना चाहिए वो फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ से छोटा हो, वो भाई साहब हमारे छोटे निकलना चाहिए। और एक और कंडीशन होगी, इसलिए वाइल लूप चल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ देखो जो दूसरा वाला कर रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इंटू 2, ये भाई साहब भी हमारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, ठीक है। ये वाइल लूप चला तब तक चलना चाहिए जब तक ये तब तक 0 नहीं, जब तक 0 नहीं हो जाते तब तक ये कंडीशन चलना चाहिए। अगर दोनों भाई साहब 0 हो गए तो हमारा काम हो जाएगा। क्या होगा ना, बहुत केसेस में मैक्सिमम टाइम में, जैसे कि 1 1 है ना, ये 1 1 है ना, यहाँ 2 2 होगा, यहाँ 2 2 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। तो उस केस में भी 2 2 के केस में भी तो ये 0 होंगे, ये 0 होंगे। तो इसलिए मैंने वाइल लूप चला दी कि आराम से तुम माइनस होते रहो। अगर तुम माइनस हो जाओ बाद में हमें तुम ये 1 दे दो, हम इसे अपना आंसर बढ़ा लेंगे, बस। इसलिए मैंने वाइल लूप लगा दी। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ आई में माइनस माइनस करवा देता हूँ और फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इंटू 2 में भी माइनस माइनस करवा देता हूँ। तुम देख रहोगे, आई होप कि तुम्हें लॉजिक थोड़ा क्लियर हो रहा होगा यार। और साथ के साथ क्या कर रहा हूँ मैं आंसर में, जो कि ये कर रहा था ना, आंसर की आईडी में मैं आई डालता जा रहा हूँ। देखो वही कर रहा ना मैं, इन दोनों को 0 करने के बाद मैं क्या करता था, 1 को अपने आंसर में डाल देता था। यहाँ पे वही कर रहा हूँ, देखो 0 0 बनाने के बाद मैं जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उसको अपने आंसर में कर ले रहा हूँ और यहाँ से आई डी प्लस प्लस करवा देता हूँ, ठीक है। लास्ट में मेरा लॉजिक क्या था, अगर सारे जीरो तो आंसर रिटर्न कर दो भाई, और अगर सारे 0 नहीं तो एम्प्टी एरर रिटर्न कर दो, बस यही खेल है। सारी लूप बंद करता हूँ यहाँ पे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी एरे 0 से भरा है तो फिर मेरा आंसर रिटर्न कर दो, और अगर नहीं तो एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर दो, बस खत्म। फ्रीक्वेंसी ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 तो रिटर्न करिए भाई साहब एक खाली एरे।
ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करिए अपने आंसर को, जो कि ये एलिमेंट भर रहे हैं और इनकी कुछ वैल्यू पड़ी होगी। जल्दी से चला के देखते हैं इन्हें। तो यार तुम देख रहे हो यार, एक्सेप्ट कर लिया इसने, ठीक है। तो यार आई होप कि तुम्हें ये लॉजिक समझ में आया होगा, आई होप तुम्हें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो यार बस आज के लिए इतना ही यार, चलो बाय बाय।